आज मैं आपको आधुनिक काल करवाऊंगी, क्योंकि आदिकाल कंप्लीट रिवीजन करवा दिया, भक्ति काल रीति काल का करवा दिया, अब आपके आधुनिक काल बचा है। तो आधुनिक काल का पहला प्रश्न देखो, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा का उद्देश्य क्या था? हस्तलिखित ग्रंथ थे ना, उनकी खोज करना था। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन है। प्रकाशन कौन से हैं? तो हिंदी शब्द सागर है, एक हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, एक हिंदी विश्वकोश है, ये इनके प्रमुख प्रकाशन है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? ये 16 भागों में। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है। फिर देखो अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई? हिंदी और उर्दू की गद्य पुस्तकें कब तैयार करवाई गई थी? 1803 में। अब देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर, कौन से में? खड़ी बोली के गद्य में लिखा था ये प्रेम सागर, और सदल मिश्र ने नासी के तोबाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं। मुंशी सदासुखलाल नियाज, सैयद इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इनने सब ने एक साथ इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। फिर देखो, ये कथन है ना आपकी, ये एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये बात किसने कही थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। फिर देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? जॉर्ज किलक्राइस्ट थे। फिर देखो, इस कॉलेज की हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ये आपके फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, इनका हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर देखो, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी खड़ी बोली के अंदर लिखा गया प्रथम प्रिय प्रवास है, हरियोध जी वाला। तो देखो, 1914 में हरियोध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास है ये। और 17 कुल इसमें कितने सर्ग हैं? देखो, भाग नहीं है, सर्ग है, इसमें 17 सर्ग है। इसके लिए हरियोध को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। यह महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइन स्टोन भी माना जाता है। हिंदी के जितने भी आपके महाकाव्य है ना, उनमें ये क्या माना जाता है? माइन स्टोन भी माना जाता है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है कि खड़ी बोली का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य हरियोध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास 1914 में रचा गया, 17 सर्ग है, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, और ये महाकाव्यों का माइल स्टोन भी माना जाता है। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। ये कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा जी का है। हिंदी प्रदेश में जो नया जागरण है ना, ये 1857 के स्वाधीनता संग्राम से ही शुरू माना जाता है, रामविलास शर्मा मानते हैं। फिर देखो, भारतेंदु ने हिंदी को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ये। फिर देखो, हिंदी में निम्नलिखित गद्य लेखों में सबसे प्रवर्ती गद्य लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त ही हैं। प्रवर्ती लेखक कौन है? सबसे प्रवर्ती गद्य लेखक बाल मुकुंद गुप्त है। बाल मुकुंद गुप्त आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रवर्ती निबंधकार हैं, यानी प्रवर्ती निबंधकार है, भारतेंदु युग के ही हैं ये। फिर देखो, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। देखो, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा योग वशिष्ठ रचना किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बताओ भी। 1800 में। और 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कलकत्ता में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है। 1800 के अंदर उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वेलेजली थे। और ये हुई कहाँ थी? कलकत्ता के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी इनको याद रख लेना है। अभी लास्ट के शॉर्ट नोट्स भी हैं और आपके प्रश्न भी जितने हैं वो सारे के सारे इन टॉपिकों से बना लिए गए हैं। आधुनिक काल की सबसे प्रथम साहित्यिक घटना शुक्ल जी ने किसे माना है? गद्य के आविर्भाव को। प्रथम साहित्यिक घटना किसको माना है? गद्य के आविर्भाव को। इनमें से किस आलोचक को तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्धि मिली थी? पंडित पद्म सिंह शर्मा को मिली थी तुलनात्मक आलोचना के लिए। फिर देखो, हिंदी के आरंभिक लेखों में रंगीन और चुटकुली
चुलबुली भाषा के कौशल के लिए निम्न में से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इंशाअल्लाह खां को। किसको जाना जाता है? इंशाअल्लाह खां को। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस लेखक की भाषा में ब्रज भाषापन है? तो लल्लू लाल की रचना में। ब्रज भाषापन किसकी रचना में है? लल्लू लाल की भाषा में। किस लेखक की भाषा में पूर्वीपन है शुक्ल के अनुसार? तो सदल मिश्र ने। सैदल ऐसे याद रख लेना, सैदल यानी दल के सहित पूरे लोग आए, तो पूर्वीपन इसमें, और ब्रज भाषापन यानी लल्लू लाल में। फिर देखो सदा सुखलाल नियाज की भाषा में पंडिताऊपन किसने स्वीकार किया है? शुक्ल जी ने किया है। सदा सुखलाल नियाज है ना, उनकी भाषा में पंडिताऊपन। सदा सुख ही पंडित ही रहते हैं, और अपने भी कोई कष्ट आते हैं तो पंडित ही अपन को पूजा वगैरह करवा के सुख दिलाते हैं। फिर देखो खड़ी बोली हिंदी के निम्नलिखित ग्रंथ प्रबंध ग्रंथों काव्यों में किस प्रबंध काव्य का रचयिता राजस्थान का है? तो नल नरेश। कौन से है? नल नरेश, ये अपने राजस्थान से है। फिर अगला देखो अंतः साक्ष्य की दृष्टि से, यानी अंतः साक्ष्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने अपने कथन में निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की ओर संकेत किया है? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की ओर। किसकी ओर किया है? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की ओर किया है ये। आचार्य शुक्ल ने प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है, जो 1882 को लिखा गया था, जबकि प्रथम उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी को माना है। उपन्यासकार अलग है, उपन्यास अलग है। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? तो श्रीधर पाठक है स्वच्छंदतावाद के कवि। ठीक है। किस कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्तियां किसकी हैं आपके? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, और ये राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। जो आपकी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा चली थी ना, उसके हैं। तो कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। निम्न में से प्रवासी साहित्यकार कौन है? तो अंजना सधीर है। प्रवासी साहित्यकार अंजना सधीर है। देखो प्रवासी साहित्यकार का अर्थ क्या होता है? वह लेखक जो विदेशों में रहते हैं और भारतीय भाषाओं में रचनाएं लिखते हैं, यानी प्रवासी साहित्यकार कौन होता है? तो इसके बारे में आपको बताया कि जो रहते तो कहाँ है? विदेशों में, लेकिन उनकी जो रचनाएं होती है ना, वो कौन सी भाषाओं में होती है? अपने भारतीय भाषाओं में होती है। फिर देखो अगला, हिंदी में इस विधा की शुरुआत प्रेमचंद की रचना मेरी मातृभूमि है, यानी प्रवासी साहित्यकार की रचना कब शुरू हुई थी? तो प्रेमचंद की जो रचना है ना मेरी मातृभूमि, ये 1908 में रची गई थी, इससे ही होती है। अंजना सधीर अमेरिका में हिंदी की प्रवासी लेखिका है। ये अमेरिका में रहते हैं अंजना सधीर जी, और ये प्रवासी लेखिका है। फिर देखो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा रचित इंदुमती 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर देखो आगे, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, भारतेंदु जी है ना, 22 नंबर क्वेश्चन है। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक है। कथन किसका है? तो ये कथन आपकी किसका है? आचार्य शुक्ल जी का ही है ये। आगे देखो, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। तो ये कथन किसका? ये आप भी आपके शुक्ल जी का ही कथन है। फिर अगला प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य पर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? ये भी शुक्ल जी का ही कथन है। इंपॉर्टेंट है भाई, शुक्ल जी के कथन है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। ये उक्ति भी किसकी है? ये देखो मिश्र बंधु विनोद से उन्होंने जो अपने रीतिकाल के अंदर कुछ रचनाएं कुछ सहयोग लिया था, वो तो शुक्ल जी ने लिया था। लेकिन इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन है सबसे पहले किसी किताब में मिलता है तो वो मिश्र बंधु विनोद ही है। ऐसी बात कहने वाले रामकुमार वर्मा है। पहले ही शुक्ल देंगे तो कंफ्यूज नहीं होता है। ये बात किसने कही थी? रामकुमार वर्मा ने कही थी। फिर देखो, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखो भाई ये भी याद रखना है, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर देखो, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव को सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। फिर देखो अगला, भारतेंदु
कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, रीतिकाल की तुलना में इस काल में साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई, सही बात अभी आई थी। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, ये काम भी किया गया था। फिर देखो आगे, बाल विवाह है, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह है, निषेचन जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया था। यानी इस काल के लेखकों ने इस बात पर भी जमकर प्रहार किया था। फिर देखो, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की थी, ने भी सब प्रकार से भर्त्सना की थी। शुक्ल ये भारतेंदु जी ने तो अपना आत्मसम्मान बचाए रखा और फिर अंग्रेजों के साथ सहयोग भी किया था, तो ऐसी बातें नहीं है। पूर्ण भर्त्सना वाली बात ये गलत हो जाएगी। फिर देखो, किस कवि और साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। प्रताप नारायण मिशन भारतेंदु काल के थे, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु काल के थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु काल के थे, लेकिन राधिका रमन प्रसाद सिंह ये नहीं थे, तो ये अलग हो जाएगा। गलत विवरण है, इसमें से एक बात गलत है, जो कौन सी है देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था, सही बात है। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील और एडिशन कहा था, सही बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत, नवीन जीवन बोध, उत्कृष्ट जिजीविका और नई सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, सही बात है। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य है, नहीं भाई, नगण्य कहाँ थी, द्विवेदी युग में भी तो निबंध साहित्य का विकास हुआ था। फिर देखो अगला, आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान किसने कहा था, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने कितने चरणों में बांटा, 3 में बांटा। एक को प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल के नाम से इनको संबोधित किया था। फिर देखो अगला प्रश्न, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है, तो श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास ने प्रमाणिक माना था, शुक्ल ने तो जाली ग्रंथ माना ही था। वुल्लर पहले प्रमाणिक मानने वाले थे और हीराचंद ओझा ने तो इसको भाटों की रचना मात्र कहकर पुकारा था। फिर देखो, कौन सी साहित्य की प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन साहित्य में नहीं आती है। एक बात है जो भारतेंदु युगीन में नहीं आती, तो देखो भारतेंदु युगीन में कौन कौन सी, देशभक्ति और राजभक्ति दोनों का एक साथ निर्वहन, ये देखो दोनों का साथ साथ में निर्वहन था ना इसमें। साहित्य एवं पत्रकारिता का प्रगाढ़ अंतर संबंध भी था इन दोनों में। संस्कृत एवं अंग्रेजी से हिंदी में काव्य अनुवाद की परंपरा भी थी, क्योंकि उन्होंने तो खुद मौलिक और अनुदित नाटक लिखे थे भारतेंदु जी ने। गद्य एवं पद्य दोनों में हिंदी के एक ही भाषा रूप में खड़ी बोली की प्रधानता, नहीं भाई, गद्य गद्य में थी, पद्य में नहीं आई थी इसमें, तो ये याद रखना है। देखो, भारतेंदु ने गद्य के स्तर पर तो खड़ी बोली का समर्थन किया, लेकिन कविता के स्तर पर उन्होंने ब्रज भाषा का ही समर्थन लिखा। कविता में वो ब्रज भाषा ही काम में लेते थे, क्योंकि द्विवेदी युग के अंदर गद्य और पद्य में खड़ी बोली आई थी। हिंदी खड़ी बोली गद्य के बारे में विकास में योगदान देने वाले कौन से लेखक द्वे ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर ये काम किया था, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया था। लल्लू लाल और सदल मिश्र, तो ये आपको याद रखना है कि किसने ये काम किया था, कॉलेज में रह के लल्लू लाल और सदल मिश्र ने ये काम किया था। फिर देखो, आलोचनात्मक कृतियां और उनके आलोचक कौन कौन से हैं। फिलहाल किसकी है, अशोक वाजपेयी की है आलोचनात्मक कृति। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध का है, पुनर्विचार करो और मुक्त कर दो, ऐसे याद रख लो। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, और इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, इतिहास का नाम आलोचना नामवर सिंह की है, ऐसे याद रख लेना। फिर देखो, काशी से बनारस पत्र कब निकलता था, जो काशी से एक पत्र निकलता था बनारस नाम से, वो 1845 में निकलता था, और ये साप्ताहिक पत्र था। शिव प्रसाद सिंह इसके संपादक थे, तो याद रख लेना है। काशी में शिवजी रहते हैं और ये सप्ताह के अंदर आपको 45 रुपए का प्रसाद देते हैं, ऐसे याद रख लेना भाई। निम्न में से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है। छत्तीसगढ़ में खड़ी बोली बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है, दिल्ली में भी बोली जाती है, लेकिन गोवा के अंदर नहीं बोली जाती। हिंदी साहित्य 20वीं सदी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है भाई, इस ग्रंथ को याद रख लेना, 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आलोचनात्मक ग्रंथ पूछेगा तो नंद
दुलारे वाजपेयी का, रामविलास शर्मा का ही कंफ्यूज होते हैं। तो देखो आधुनिक साहित्य है इसका, साहित्य का आधुनिक युग है इसका, आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा है इसका, रीति और शैली है इसका, नया साहित्य, नए प्रश्न। ये इनके 5 ग्रंथ ये रही कि ये 6 ग्रंथ याद रख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। फिर देखो, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचनाएं हैं। देखो 1886 में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली में अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया गया था। ये पंक्तियां इसी रचना से ली गई हैं। सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कि एकांतवासी योगी रचना कौन से उसकी अनुवादक है? तो हरमिट की, गोल्ड स्मिथ का जो हरमिट है ना, उसकी खड़ी बोली में अनुवाद 1886 में किया गया था, और इन्हीं की ये पंक्तियां हैं। अगला देखो फिर, बगिया बसंत बसेरे कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ऐसे याद कर लेना, तीन बीच वियोग, वियोग बुलाइए ना, प्रेम के अंदर वियोग को नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे याद रख लेना, प्रेमगन की और वियोग को नहीं बुलाना चाहिए। तो प्रेमगन की प्रमुख रचनाएं देखो, जीर्ण जनपद है, मयंक महिमा है, वर्षा का बिंदु है, आनंद अरुणोदय है, अलौकिक लीला है। ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य में ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? शुक्ल जी हैं इस पंक्ति के लेखक। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। भी मनुष्य की दृष्टि से तो देखने का पक्षपाती हजारी प्रसाद है, और पीछे आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा था, ये भी याद रखना है। तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, तो इस ये उक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो आपको याद रख लेना है। हजार मनुष्य एक पक्ष में होते हैं साहित्य के। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में ये दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। फिर देखो आलोचनात्मक ग्रंथ और उनके आलोचक कौन कौन से सही हैं। तो देखो साहित्य क्यों 1988 में रचा गया था विजय देव नारायण साई का। भाषा और संवेदना ये 1964 में रचा गया था राम स्वरूप चतुर्वेदी का। लोकवादी तुलसीदास 1974 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। कविता की तीसरी आंख 1980 में प्रभाकर क्षत्रिय की है। ये सारी बातें सही हैं। फिर देखो आलोचनात्मक ग्रंथ और उनके मिलान। आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 में, आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और रस सिद्धांत 1964 में डॉक्टर नगेंद्र का। आधुनिक हिंदी नाटक 1940 में डॉक्टर नगेंद्र का। रस सिद्धांत 1977 में नंद दुलारे वाजपेयी का। ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, सभी सही है। फिर देखो नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है, जो 1955 में रचा गया था। तो ये अभी बताया मैंने, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी का ही है। साहित्य का समाजशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र है। साहित्य का समाजशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, डॉक्टर नगेंद्र। फिर देखो आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान ग्रंथ के लेखक कौन है, तो केदारनाथ सिंह है। भाई केदारनाथ पाठक भी नाम में है, तो आपको याद रख लेना है केदारनाथ सिंह। निम्न में से किस गद्य कविता का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था, तो नासिक के तोपाख्यान का हुआ था। भाषा योग वशिष्ठ 1741 में राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। और भाषा पद्म पुराण ये आपके दौलत राम की रचना है। इनके लेखक पूछ सकता है। फिर देखो इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन सही नहीं है, तो इसमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे, राम नारायण चौधरी थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। इनके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। प्रथम जो सभापति थे ना इस काशी नागरी प्रचारिणी सभा के, इसके राधा कृष्ण दास थे। अब देखो अगला प्रश्न, मरुभूमि का वह मेघ किस विख्यात विभूति की जीवनी है, तो घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है। और इसके लेखक है राम निवास जाजू। फिर देखो रांगे राघव कृत रचना है, तो तूफानों के बीच में इनका एक यात्रा संस्मरण है रांगे राघव जी का। दुष्यंत नाटक शीर्षक आलोचना निबंध के रचनाकार हैं। नाटक शीर्षक आलोचना तो इनके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
हिंदी में आलोचनात्मक निबंध की शुरुआत इसी निबंध से मानी जाती है। हिंदी के अंदर जो आलोचनात्मक निबंध आए थे ना, वो इसी नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध के बाद ही शुरू हुए थे। फिर देखो, दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्पाई किस प्रकार की रचना है? तो ये किस प्रकार की रचना है? गीति नाट्य है। एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य, एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य, ऐसे याद कर लेना इसको। एक कंठ विस्पाई 1964 के अंदर गजल गायक दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है। लेखकों एवं उनके उपन्यासों के युग्मों को सही विकल्प चुनना है आपको। तो देखो, लाला श्रीनिवास दास बड़ा भाई, ये सही नहीं है। गोपाल राम गैमरी का दीनानाथ ने। बालकृष्ण भट्ट का 100 अजान एक सुजान, ये इन्हीं का है उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट। संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह नहीं है, यानी इनमें कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह सही नहीं है? तो देखो, ये अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये सारे के सारे महादेवी वर्मा के निबंध हैं और शेष तीनों इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। तो ये श्रृंखला की कड़ियां इनका एक निबंध है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों तो इनकी क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। लेकिन श्रृंखला की कड़ियां क्या है? इनका एक निबंध है जो 1942 में लिखा गया था, याद रख लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, रचना और रचनाकार में सही नहीं है, इनमें कौन सा सही नहीं है? तो सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग है, विषम साहनी का अनु सही है, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य है, धर्मवीर भारती का अंधा कुआ नहीं है, अंधा कुआ लक्ष्मी नारायण लाल का है, ऐसे याद रख लेना, अंधा कुआ तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग और विषम साहनी का हनुस। फिर निबंध और निबंधकारों कहानियों एवं उनके कहानीकारों के साथ है सही सुमेलित कीजिए कि कौन कौन सी कहानी किन किन के साथ द्वारा रचित है। तो कहानी है, एक इधर है कहानीकार, इधर है कहानी। निराला की चतुरी चमार है, जैनेन्द्र की नीलम देश की राजकन्या है, उपेंद्र नाथ एस की डाची है, निर्मल वर्मा की परिंदे है। तो ये सभी के सभी सही है आपके। फिर देखो, निबंध और निबंधकार में सही नहीं है। तो किस निबंधकार ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध लिखा था? तो बालकृष्ण शर्मा गुप्त ने लिखा, बालकृष्ण गुप्त ने लिखा था, बालकृष्ण गुप्त। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सही नहीं है, एक कौन सा सही नहीं है? प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त का बंगाल का काल है, नगेंद्र का चेतना के बिंब है, हरिवंश राय बच्चन का 10 द्वार से सोपान तक है, रामदरस मिश्र का यौवन के पार द्वार, ये नहीं है, क्योंकि यौवन के पार द्वार 1970 के अंदर देवराज उपाध्याय की रचना है। यौवन के पार द्वार देवराज की है, और ये रची कब गई थी? आपकी 1917 में। फिर देखो, रचना और रचनाकार में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? मदन गोपाल का कलम का मजदूर प्रेमचंद के ऊपर है, मणि मधुकर का खेला पोलमपुर, राहुल सांकरताय का घुमक्कड़ शास्त्र है, हरियोध का ठेठ हिंदी का ठाठ, सारे सही हैं ये। फिर देखो, रचना और रचनाकार के संबंध में सही नहीं है। 5-5 मैंने इसलिए बनाए हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी की सारी रचनाएं आपके एक में ही याद हो जाए, एक साथ ही, इधर उधर नहीं देखना पड़े। तो जितनी ये करवा रही है ना, इतनी याद कर लेना बस, फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें भी रचनाकारों का सही मेल करना है। बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, सही है। और विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सारे निबंध है इनके। कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी, ठीक है ना, ये सारे के सारे सही है। रचना और रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो, ज्ञान रंजन का है फेंस के इधर उधर, सही है। रांगे राघव का गदल, राजेंद्र यादव जहां लक्ष्मी कैद है, अमरकांत का जिंदगी और जोक है, और सारे के सारे ये सही है। फिर देखो, कौन सा कथन सही नहीं है? पुनर्वा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष शैली में रचित लोकप्रिय उपन्यास है, नहीं है, ये बात गलत है। लहरों के राजहंस रचना का प्रेरणा स्रोत अश्वय में एक रचित सौंदरानंद है, सही है, ये आपके सेकंड ग्रेड में है भी, है लहरों का राजहंस मोहन राकेश जी का जो नाटक है ना ये। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रकारांत में नारी अधिकारों की आवाज बुलंद की गई है, ध्रुव स्वामिनी नेट में आपके। तुलसीदास ने में निराला ने विदेशी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की विजय को प्रतिष्ठापित किया, सही बात है ये। देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्वाग 1973 में लिखा था, ये व्याख्यात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली शैली में, न कि प्रथम पुरुष शैली में नहीं है, व्याख्यात्मक शैली है, वैज्ञानिक शैली है, इस शैली में लिखा गया उपन्यास है इनका। फिर देखो, उनकी रचना और उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या भूलू क्या याद करूं, ये आत्मकथा विधा की रचना, ऐसे भी प्रश्न आते हैं भाई।
सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत है। रंगे राघव का एक अंतरंग परिचय जीवनी है। क्षण बोले कण मुस्काई रिपोर्टाज विधा की रचना है। ये सारी बातें सही है। फिर देखो रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। मैंने ये पूरे 50 क्वेश्चन लिए हैं भाई आपकी रचना और रचनाकारों में किस प्रकार से आप प्रश्न बनते हैं ना, जितने भी एग्जामों में किसी भी प्रकार से बना हुआ प्रश्न उस प्रकार से आपको प्रश्न बना के पेश किया गया है। रचनाकार है, एक तरफ रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन की मिलन यामिनी सही है भाई। लीलाधर जगुड़ी नाटक जारी है। प्रेमचंद के निर्मला, प्रेमचंद का उपन्यास है ये निर्मला। दिनकर का द्वंद्व गीत है, और सारी बातें सही है। फिर देखो प्रेमचंद और उनके उपन्यासों का सही क्रम है। तो सेवा से रंग का निगबन कर गयो। तो देखो एक सूत्र से याद करवाया मैंने इनके सारे के सारे उपन्यास। भाई जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो तो सन सहित याद कर लेना, और नहीं मैंने एक सूत्र बनाया है और इस सूत्र से आपको याद हो जाएगा। सूत्र क्या है? सेवा प्रेमा रंग कानी काया गबन कर गयो। सेवा सेवा और प्रेमा ये दोनों है ना रंग के कानी काया के लिए गबन कर गयो। तो सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, निर्मला 1925 में, दो है 25 में भाई रंगभूमि और निर्मला। कायाकल्प 1927 में, गबन 1928 में, कर्म भूमि 1931 में और गोदान 1936 में। और मंगलसूत्र इनका एक अधूरा उपन्यास रह गया था। तो सेवा प्रेमा रंग कानी काया गबन कर गयो। सेवा प्रेमा रंग कानी है ना काया गबन कर गई, यहाँ याद रख लो। सेवा प्रेमा रंग कानी काया है ना गबन कर गई, रंग कानी काया गबन कर गई भाई। तो ये सारे उपन्यास याद हो जाएंगे। फिर देखो अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विवरण है। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष और मानस का हंस। मानस का हंस तो इसने लास्ट में रचाई था, तो आपको ये पता ही है। अब देखो अमृतलाल नागर के जितने भी उपन्यास है ना वो मैं सारे के सारे आपको एक साथ ही बता रही हूँ। सबसे पहले इन्होंने महाकाल 1947 में रचा था। फिर देखो 1970 में भूख शीर्षक प्रकाशित हुआ था इनका। फिर सेठ बांकेलाल 1955 में, बूंद और समुद्र 1956 में आया था इनका। इम्पोर्टेंट है भाई, बूंद और समुद्र 1956 में वेरी इंपॉर्टेंट है। सतरज के मोहरे 59 में आया था। सुहाग के नुपुर 1960 में। अब देखो सुहाग 60 में आया था, ऐसे याद कर लेना। यह तमिल महाकाव्य है। सुहाग के नुपुर है ना इनका तमिल महाकाव्य है। और शिल्पाधिकारम दुख की लड़ी के आधार पर लिखा गया है। शिल्पाधिकारम दुख की लड़ी है ना उसके आधार पर लिखा गया है। अमृत और विष 1966 में। अमृत और विष में से छांट लो तो 66 में, ऐसे याद कर लेना। अमृत और विष में तो छांटना है तो 66 हो जाएगा। सात घूंघट वाला मुखड़ा, सात घूंघट वाला मुखड़ा 68 है। ऐसे कहते हैं ना हटा सात घूंघट, एक घूंघट से ही अपन बोलते हैं घूंघट पर्दा हटाओ, तो सात घूंघटों को तो हटाना ही है, तो 68 है। और एकदा नेमिसराय 72 में, एकदा नेमिसराय 72 में। मानस का हंस 1973 में, और ये तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है भैया। और खंजन नयन 1981 में सूरदास के जीवन पे लिखा गया उपन्यास है। तो लास्ट में इनका खंजन नयन 1981 के अंदर जो सूरदास के जीवन पे लिखा गया उपन्यास है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट जरूर याद रख लेना, सारे याद नहीं रहे तो भी। फिर देखो भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों को कालक्रमानुसार बताइए। दो तीन की पूछते हैं भाई उपन्यास। एक तो जैसे प्रेमचंद का हो गया, अमृतलाल नागर का हो गया, भगवती चरण वर्मा का इनका ही पूछते हैं। तो देखो भगवती चरण वर्मा के पतन है पहला, फिर चित्रलेखा। एक तो देखो चित्रलेख रेखा के नाम से ही है, लेकिन भगवती चरण वाला लेखा के नाम से है। 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, ये है। अब देखो भगवती चरण वर्मा के जितने भी उपन्यास है ना वो मैंने तारीख सहित बताई है। पतन 1928 में, चित्रलेखा 1934 में, और टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, अपने खिलौने 1957 में, भूले बिसरे चित्र 1959 में, सामर्थ्य और सीमा 1962 में, सभी नचावत राम गोसाई 1970 में, अक्के थके पांव 1964 में, और प्रसन्न और मरीचिका 1973 में। ये इनके उपन्यास है। फिर देखो कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है। इंसान के खंडहर 1950 में है इसकी, एक और जिंदगी 1961 में है इसकी, फौलाद का आकाश 1966 में है इसकी, खोई हुई दिशाएं 1963 में, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है भाई, तो ये इनकी नहीं है। फिर देखो कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है। तो तिरछ 1952 में उदय प्रकाश की है। पीली छतरी वाली लड़की 2001 में है। पॉल गोमरा का स्कूटर 1 जनवरी 2010 में है। पत्थर गली इनकी नहीं है, क्योंकि पत्थर गली नासिरा शर्मा की है। पत्थर की गली का कोई सिरा नहीं होता, ऐसे याद रख लेना। पत्थर गली नासिरा, पत्थर की गली का कोई सिरा नहीं।
तो पत्थरगली नासिरा शर्मा की है। चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ये कौन सी कहानी रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? गेहूं और गुलाब। अब देखो इम्पोर्टेंट है ये गेहूं और गुलाब जो रचना है ना। अशोक के फूल निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये 1948 के अंदर ये प्रकाशित हुआ था। आंगन का पंछी बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र का 1963 में प्रकाशित। प्रिया नीलकंठी निबंध कुबेरनाथ राय का 1968 में। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का ललित निबंध है ये, जो 1948 से 1950 के बीच प्रकाशित हुआ था। इसके अंदर देखो गेहूं और गुलाब है, ये शब्द चित्रों का संग्रह है। ये शब्द चित्रों का संग्रह जिसमें समाज, परिवार, व्यक्ति, संस्कृति, प्रकृति, किसान, मजदूर जैसे विषयों पर अपने विचार प्रकट किए गए हैं। अब देखो गेहूं किसका प्रतीक है? भूख का प्रतीक है। तो अपन को भूख लगती है तब गेहूं की रोटी खाते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। गुलाब किसका प्रतीक है? इसका है। तो भूख लगेगी तो गेहूं खाएंगे। और गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। तो आपसे सीधा ही पूछते हैं कला का प्रतीक कौन है या संस्कृति का प्रतीक कौन है? तो गुलाब की तरह खिलते रहना ही अपनी संस्कृति है और यही अपनी कला है। अब देखो आगे, कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है? तो संशय की एक रात ये एक खंड काव्य है और 1962 में रचित है। संशय की एक रात। अब संशय की एक रात में राम के मन में जो युद्ध के प्रति पहली रात जो संशय आता है ना, उसके ऊपर लिखा गया है। ये खंड काव्य है एक। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी की औपन्यासिक जीवनी है, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। शैली जरूर याद रखनी है भाई इसकी। कौन सी शैली में लिखी गई है? ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। उपन्यास व उपन्यासकार में सही नहीं है। श्री निवास दास का परीक्षा गुरु 25 नवंबर 1882 को, ये तारीख भी पूछी हुई है 25 नवंबर वाली, याद रखना ये। यशपाल का झूठा सच 58 में है। जैनेन्द्र का त्याग पत्र 1973 में अभी है, 37 में नहीं है, इधर है ये 3 1973। त्याग पत्र 1937 है। जैनेन्द्र वाला त्याग तमस 73 में है, ये 37 में ही है, 1937 में ही है ये। तो इला चंद्र जोशी का जहाज का पंछी 1955 में। और ये सारी बातें सही है। फिर देखो मिलन कौन सा सही? मिलजुल मन आत्मकथात्मक उपन्यास किसका है? मिलजुल मन किसका है? ये मृदुला गर्ग का है, मिलजुल मन। इसके लिए मृदुला गर्ग को 2013 के में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा युगम सही नहीं है? देखो प्रसाद का स्वर्ण धुली नहीं है, दिनकर का रश्मि रथी है, निराला का तुलसीदास है, महादेवी वर्मा का साध्य गीत है। स्वर्ण धुली पंत का है, प्रसाद का नहीं है। पंत की रचना है स्वर्ण धुली, 1947 में रची गई रचना है ये। फिर देखो योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? ये आपकी जीवनी है। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी योमकेश दरवेश के नाम से लिखी थी। इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखो श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्यात्मक प्रवृत्तियां कौन सी है? श्रीलाल शुक्ल एक व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक कृतियां लिखते थे। वृंदावन लाल ऐतिहासिकता है। फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिकता है क्या? जैनेन्द्र की यथार्थवादिता है क्या? तो ये कौन से लेखक किस प्रवृत्ति से संबंधित है, ये बात है आपको। तो जो है वो तो सही है, जो नहीं है वो अपन को छांटना है। तो श्रीलाल शुक्ल व्यंग्यात्मकता नहीं थी उनमें। ये वृंदावन लाल तो ऐतिहासिकता से संबंधित लिखते थे। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिकता, इनका तो पहला उपन्यास है मेला अंचल आंचलिक श्रेणी का हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। और जैनेन्द्र यथार्थवादिता लिखते थे भाई। कुरु कुरु स्वा उपन्यास किसका है? और ये 1980 में लिखा गया था। तो मनोहर श्याम जोशी, मनोहर मन को हरने वाले श्याम को कुरु कुरु स्वाहा ऐसे बोल देना, याद रह जाएगा ये। कुरु कुरु स्वाहा किसका है? मनोहर श्याम जोशी का है। फिर देखो कहानी और उनके रचना का काव्य संग्रह और उनकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो धूमिल का संसद से सड़क तक है ही, अज्ञे का आंगन के पार द्वार है ही, धर्मवीर भारती का कनुप्रिया है ही, लेकिन कुंवर नारायण की काठ की घंटियां नहीं है। काठ की घंटियां कुंवर नारायण का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कनुप्रिया काव्य संग्रह किसका है? धर्मवीर भारती का ही है। फिर देखो ललित निबंधकार नहीं है इनमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ, ये भी है ललित निबंध। कौन सा लगा हुआ है? शिरीष के फूल। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार है। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार है। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी निबंधकार है, ये नहीं है, ये सौष्ठववादी निबंधकार है। फिर अगला प्रश्न देखो, विषम साहनी करित कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबंधित है?
तो तमस, विषम साहनी का तमस 1973 के अंदर रचा गया उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर ही है ये। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? आधा गांव, आधे गांव के अंदर ही राह है, ऐसे याद रख लेना। तो राही मासूम राजा का है ये। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में कौन सी युक्ति सही नहीं है? उसमें इतिहास की पुनर्सृजना है, सही बात है। उसमें रंग संकेतों की प्रस्तुरता है, रंग संकेत नहीं है भाई। इसमें भारत के स्वर्णिम अतीत का प्रस्तुतिकरण है। उसमें कवित्वमयी भाषा का प्रयोग है, ये बात भी सही है। तो प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत है उनके नाटक, न ही दुखांत है, अपितु प्रसादांत की संज्ञा प्रदान की गई है इसमें। लेखक और उनकी कृति को सही मिलान कीजिए। तो देखो, यशपाल की दिव्या कृति है, रामदरस मिश्र की पानी की प्राचीर है, रामदरस मिश्र का जल टूटता हुआ है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल है, और ये सभी सत्य हैं भाई। ये जल से संबंधित रचनाएं है ना, एक साथ ही हैं सारी, याद कर लेना। शेष कादम्बरी के उपन्यासकार कौन है? तो शेष कादम्बरी के अलका सरावगी, अलका सरावगी शेष कादम्बरी 2001 में लिखा गया, उनका श्रेष्ठ उपन्यास है भी ये। फिर देखो अगला, देश की आज़ादी के पहले या बाद के समय हुए दंगों का चित्रण किस उपन्यासकार में नहीं है? राग दरबारी में नहीं है, क्योंकि राग दरबारी के अंदर नहीं है। तमस में है, अमृतसर आ गया में है, सिक्का बदल गया है। ये श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास 1968 में रचा गया था, और इसका केंद्र बिंदु शिवपालगंज गांव है, और उस गांव की ऊपर लिखा गया ये उपन्यास है, ग्रामीण शैली के अंदर ही। कोणार्क नाटक के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। 1951 में जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क के निर्माता शिल्पी विशु के माध्यम से महान कलाकार के पुरुष को जागृत किया था। इस नाटक का कलाकार कौन है? विशु, और इसके माध्यम से किया। इसमें मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। कौन सा मृदुला गर्ग का नहीं है भाई? उसके हिस्से की धूप है, चितकोबरा है, और मैं है। जिंदगी नामा नहीं है, क्योंकि जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। मुक्ति पर्व 2002 के उपन्यासकार कौन है? मोहनदास नेमिष राय। मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिष राय, और ये दलित विमर्श से संबंधित है। फिर देखो, बुद्ध बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? मधु कंकरिया। बुद्ध बारूद, पहाड़ का छोटा कांकरा होता है, ऐसे याद कर लेना भाई। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? उपन्यास है शेखर एक जीवनी। यह मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, इसके रचयिता गे हैं, और इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। प्रथम भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 के अंदर। फिर देखो, रांगे राघव द्वारा रचित रिपोर्टाज है तूफानों के बीच में 1941 में। लक्ष्मीपुरा देखो पहला उपन्यास है ये, शिवदान सिंह चौहान का। प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का है रिपोर्टाज। रितजल धनजल रेणु का उपन्यास है। एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध। इसमें क्या किया गया? देखो, इसमें मुक्तिबोध की निजी स्मृतियां न होकर साहित्य संबंधी तथ्यों की डायरी विधा में एक काल्पनिक मित्र केशव के साथ संवाद के रूप में लिखा गया है। इसमें 13 प्रकरणों में सूक्ष्म विश्लेषण नाटकीयता शैली में किया गया, एक नाटक की तरह दो दोस्तों के संवाद है इसमें। जीवनी परक उपन्यास नहीं है। मानस का है सही, खंजन नयन है, देवकी का बेटा है, मुर्दों का टीला नहीं है। मुर्दों का टीला 1948 में रांगे राघव के द्वारा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है ना, उसकी पृष्ठभूमि का उपन्यास है। देवकी का बेटा है ना, ये भी रांगे राघव का है, लेकिन ये कृष्ण के जीवन पर आधारित उनका उपन्यास है, जीवन पर आधारित जीवनी इनकी। फिर देखो, आंखों की दहलीज 1969 में रचित उपन्यास किसका है? मेरुनिशा का उपन्यास है ये। कौन सी रचना आत्मकथा है? तो आवारा मसीहा आत्मकथा। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध है। आप उधरी और प्रेमचंद घर में, ये भी जीवनी, आप उधरी भी जीवनी। आवारा मसीहा एक आत्मकथा है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में नाम से लिखी थी। यह पुस्तक पहली बार 1949 में प्रकाशित हुई थी तथा 2005 में यह पुनः संशोधित होकर प्रकाशित हुई थी। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित आलोचनात्मक निबंध है ये। इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है ये, महाजनी सभ्यता। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। नरक कुंड में वास नहीं है, क्योंकि काला पादरी है, मगरी मानगढ़ है, जो इतिहास में नहीं है, ये है। तेजिंदर द्वारा रचित काला पादरी उपन्यास है। राकेश कुमार सिंह, जो इतिहास में नहीं है, इनका है। राजेंद्र मोहन भटनागर का मगरी मानगढ़ है। तो ये सारी रचनाएं इनके द्वारा रचित है।
अब देखो अगला है आपका बालिका मेरी मनोहर मित्र थी। छायावाद के किस काव्य की पंक्तियां हैं? बालिका मेरी मनोहर मित्र थी, ये छायावाद की किसकी पंक्तियां? पंत जी की पंक्तियां हैं। भारतेंदु का मूल नाटक है। भारतेंदु का मूल नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, भारत जननी और प्रेम जोगिनी 1975 में। तो इनका मौलिक नाटक मूल नाटक है प्रेम जोगिनी 1975 है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा था? तो ये साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। फिर देखो निम्न में से अनुदित नाटक है। अनुदित नाटक पाखंड विखंडन 1872 ईस्वी, वैदिक हिस्सा हिसानभवती चंद्रावली विशेष्य विषमोस्तम। तो अनुदित है इसका पाखंड विखंडन 1872 में लिखा गया था। इसका ये अनुदित नाटक है क्योंकि भारतेंदु ने 8 तो अनुदित लिखे थे, 9 मौलिक नाटक लिखे थे, याद रखना है ये। फिर देखो छायावाद का नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य वस्तु विन्यास की श्रृंखलात्मक चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही संदेह मानकर चले। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का। ये रचना कौन सी रचना? महादेवी वर्मा की नहीं है। तो पथ के साथी महादेवी वर्मा की है, स्मारिका नहीं है, वे दिन वे लोग हैं, अतीत के चलचित्र हैं। तो स्मारिका इनकी नहीं है। फिर देखो द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव। द्विवेदी युगीन में कहा माखनलाल चतुर्वेदी तो भारतीय लिख के राष्ट्रीयता के क्षेत्र में छा गए थे, तो यही गलत हो जाएगा। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता भी है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार भी है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। सही बात है भाई। किस विकल्प की रचना और उनका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? जूही की कली निराला की 1916 में सही है, युगांत पंत की 1936 में सही है, कामायनी प्रसाद की 35 में सही है, यामा महादेवी वर्मा की ये 1989 में नहीं है, यही गलत है। छायावाद के संदर्भ में सही नहीं है। तो भाई ये विशेषताएं आपकी साथ में ही आ रही हैं। एक प्रश्न पक्का आता है, एक भारतेंदु की विशेषता से आता है, एक द्विवेदी की विशेषता से, एक छायावाद की विशेषता से। तो याद रख लेना है। तो देखो छायावादी कविताओं में प्रधान रूप में प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। सही बात है। छायावादी भावभूत स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है, ये बात भी सही है। छायावादी कविता द्विवेदी युगी नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्य के विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई थी, ये बात भी सही है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणित होती चली गई, ये बात गलत है। निराला की शैव दर्शन में परिणित नहीं हुई थी। फिर देखो छायावाद के संदर्भ में सही नहीं है। तो छायावाद को अपना समर्थक आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला। सही बात है भाई। ये छायावाद का एकदम आलोचक कौन था? नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद के समांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन थे। सही बात है। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। सही है। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। नहीं भी, राधा कृष्ण दास राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि नहीं है, ये बात गलत है। फिर देखो भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक था। सही बात है भाई। फिर देखो इस युग की कविता में अंग्रेजी की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण, काले गोरे का भेदभाव आदि का विरोध मिलता है। सही है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इस युग के उल्लेखनीय निबंधकार हैं, दोनों के दोनों ही है। सही है। इस युग में के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः व्यंग्यकार नवीन शैली को अपना लिया था, पूर्णतः नहीं अपनाया था भाई, ये बात गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है। भारतेंदु जी के बारे में बताओ आप। तो वे नव युग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे, एकदम सही है। पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तुतानुसार हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया था। देखो भी भारतेंदु की पदवी इनको 1880 में मिली थी और दी किसने थी? रघुनाथ ने, सुधाकर ने और रामेश्वर दत्त के द्वारा दी गई थी। उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा तो की किंतु अपनी आत्म और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं होने दिया। देख लो ये बात आ गई ना। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अनुकरण किया, नहीं कभी प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा नहीं की थी भारतेंदु जी ने। फिर देखो द्विवेदी युगीन के संबंध में सही नहीं है, यानी द्विवेदी युग के बारे में एक बात गलत है। कौन सी है?
इस युग में प्रधानतः इतिवृत्तात्मकता काव्य की रही है। सही बात है भैया, इतिवृत्तात्मकता थी। इस युग के कवियों ने रूढ़ियों और परंपराओं के स्थान पर प्रकृति, मानव और जीवन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण किया था। इन सब के बारे में व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण कर लिया था। भाषा को परिष्कृत करने तथा शब्द भंडार बढ़ाने के उत्साह में इस युग में खड़ी बोली आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई थी। आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई थी, ये बात भी सही है। इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर किया गया। नहीं, आज हजारी की जगह महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा इसमें, तो यही आपके गलत हो जाएगा। फिर देखो कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कर्तृत्व से मेल नहीं खा रहा है, तो उर्मिला ने खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। सही बात है। इसकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। सही है। इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में, ये 5 में नहीं है, 3 में ही है, अतीत, वर्तमान और भविष्य में ही, तो ये आपका इनका गलत हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पंत की रचनाओं का सही क्रम है। पंत जो है ना अपने सुमित्रा नंदन पंत, उनकी रचनाएं, तो पहली तो इनकी ग्रंथि थी। ग्रंथि से पहले एक वीणा आ गई थी, लेकिन इस ऑप्शन में वीणा नहीं है, तो ग्रंथि आएगी, 1920 में लिखी गई थी। और युगवाणी इनकी 1939 में लिखी गई थी। और इनकी स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण धुल्ली भी 1947 में। और चिदम्बरा नाम से इनकी जो रचना थी ना, ये सबसे लास्ट में लिखी गई थी। फिर देखो इनकी सारी रचनाएं मैंने आपको एक जगह ही बता दी, तो किसी भी एग्जाम में जब भी याद करो तो अच्छे से इसको 2-3 बार देख लेना। वीणा 1958 में पंत की पहली काव्य करती है। वीणा 18 में, 1918 के अंदर पहली काव्य करती है। ग्रंथि 1920 में, उच्छ्वास भी 1920 में, और पल्लव 1926 में, और 26 भी मानते हैं, 28 भी मानते हैं। और गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, उत्तरा 1949 में, लोकायतन इनका जो 1964 के अंदर लिखा गया। ग्राम्या 1940 में थी, अतिमा 1955 में थी, वाणी 1957 में थी। देखो वीणा भी इसकी है और वाणी भी इसकी है। और गीत हंस 1970 में थी। कला और बुढ़ा चांद 1959 में थी। सत्यकाम 1975 में थी। चिदम्बरा इसकी कब लिखी गई? 1965 में लिखी गई थी भी चिदम्बरा। और स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुल्ली 1947 में, युगपथ 1949 में। तो ये आपको याद रखनी है, इनकी वेरी इंपॉर्टेंट। पंत की सारी रचनाएं लिखा दी है मैंने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम है, तो आंसू 1925 में, स्कंदगुप्त 1928 में, ध्रुव स्वामिनी और कामायनी 1935 में, ये याद रखना है। देखो पंत की सारे काव्य संग्रह, इनके प्रमुख नाटक, इनकी कहानी, उपन्यास तो 3 है, कंकाल, तितली, रावती, यही इनका क्रम है। अब देखो इनके जो काव्य संग्रह है ना, वो देखो चित्राधार 1918 में, कानन कुसुम 1913 में, झरना 1916 में, ये 1918 में, झरना 18 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में भी है, 28 में भी मानते हैं, कामायनी 35वीं और 36वीं। एक बार 36 का आंसर भी सही माना हुआ है, तब 35 ऑप्शन में नहीं था, तो देखना है ये। उर्वशी 1908 में, चंपू काव्य है इसका। वन मिलन 1909 में है। प्रेम राज्य 1909 में है। अयोध्या का द्वार उद्धार 1910 में। शोकोच्छ्वास 1910 में। बब्रू वाहन 1911 में। प्रेम पथिक 1914 में। महाराणा का महत्व 1914 में। इनके प्रमुख नाटक देखो, राज्यश्री 1915 में, अजात शत्रु 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, कामना 1924 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंटे 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में, विशाखी 1921 में, ये करुणालय 1913 में, कल्याणी परिणय 1912 में, प्रायश्चित 1912 में, सज्जन 1910 में, राजश्री का संशोधित संस्करण 1927 में आया था। फिर देखो इनकी कहानी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी याद रख लेना है। सबसे पहले गांव, पहली कहानी है इसकी ग्राम नाम से। फिर छाया 1912 में, अपन बोलते हैं ना 12/6 आ गई क्या, तो 12 से याद कर लेना छाया। प्रतिध्वनि 1926 में, ध्वनि छन छन के आती है, तो 26 याद रख लेना। आकाशदीप 28 में, आकाश के अंदर दीप, अपन बोलते हैं ना आकाश के अंदर दीप ठहर गया क्या, 28। आंधी 31 में, आंधी 31। इंद्रजाल 36 में, इंद्रजाल कहानी संग्रह इनका 36 में। तो ये सारी रचनाएं मैंने आपको एक साथ ही करवाती हैं। किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है, तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के थे। ठाकुर जगमोहन सिंह भी थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन भी थे, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। भारतेंदु मंडल में एक आपके अंबिका दत्त भी आते हैं।
तो ये 3 तो जरूर, ये 4 जरूर याद रख लेना भारतेंदु मंडल में। कौन सी रचना भारतेंदु हरीशचंद्र कृत नहीं है? भारत दुर्दशा इनका मौलिक रचना है, नील देवी है, अंधेर नगरी भी इनकी मौलिक रचना है, प्रेम मोहिनी इनका नाटक नहीं है। फिर देखो कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग है, भारत भारती है, द्वापर है, वैदेही वनवास नहीं है। फिर देखो छायावाद की विशेषता नहीं है, इसमें आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है, कल्पना की अतिशयता है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। नगेंद्र ने यह बात कही थी, याद रखना। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य के संबंध में सही नहीं है। कामायनी 35 में रचा गया था, इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन किया गया है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर किया गया है। सही है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने अन्यत्र सजीव और अद्वितीय चित्रण किया। सही बात है। इनकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, 16 में नहीं है भाई, 15 में ही है। तो कामायनी से संबंधित बाकी भी मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो बताइए। देखो 1 नंबर है, कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार प्रत्यय विज्ञान दर्शन है। कौन सा दर्शन है? प्रत्यय विज्ञान। कामायनी में यह कथा केवल एक फैंटेसी है, कहने वाले विद्वान मुक्तिबोध है। यानी कामायनी को केवल एक फैंटेसी विधा कहने वाले विद्वान कौन है? मुक्तिबोध ही है। फिर देखो अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर सेवागमन का प्रभाव है। सही बात है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार प्रतिभाशील और साधना है। श्रद्धा के प्रकार बताइए, प्रतिभाशील और साधना शुक्ल जी ने। कामायनी में श्रद्धा सर्ग तृतीय क्रम पर आता है। तो इनके जो सर्ग है ना 15 के 15 ये याद कर लेना, कौन सा का भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो श्रद्धा सर्ग है ना ये 3 नंबर पे आता है। कामायनी की मूल कथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित है। सही है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहकर पुकारा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को क्या कहा है? मानवता का रसात्मक इतिहास। अगला देखो फिर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार दिनकर की रचनाओं का सही क्रम है। तो दिनकर की रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, यही क्रम है। देखो आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, इसको अनल कवि भी कहते हैं। सभी को एक साथ तारीख वाइज लिखा है। रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, ये सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है अभी आपके। सामधेनी 47 में, रश्मि रथी 52 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, हारे के हरिराम, इनका समय नहीं मिलता अभी। फिर देखो प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी के काव्य संग्रह का सही क्रम है। तो प्रकाशन निहार, नीरजा, संदेह गीत और दीपशिखा। निहार, नीरजा, संदेह गीत और दीपशिखा, ये इनका क्रम है। फिर देखो कौन सी रचना दलित साहित्य के अंतर्गत आती है? तो आपके जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, दलित है। किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? नगेंद्र ने कहा, मैंने बता ही दिया था आपको। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ये। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र अतीत के चलचित्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? देखो भी प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं, तो तभी मैंने सबके लिखाई है। तो ये 1941 में। समृति की रेखाएं 43 में, ऐसे याद कर लेना। स्मृति में 3 नाम आ रहे हैं, तो लास्ट में 3 आ रहे हैं। मेरा परिवार 72 में। फिर देखो आगे, फिर बजो ओ काठ की घंटियों, बजो मेरे रोम रोम देहरी है, सुनो मंदिर करी सजो, ये काव्य पंक्तियां तीसरा सप्तक में सम्मिलित कवियों में से किस कवि की हैं? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काठ की घंटियां। ऐसे याद रख लेना, काठ की घंटी कभी सक्सेस नहीं होती। सक्सेना की काठ की घंटियां। मनु क्या ये तुम्हारी होगी उज्जवल नव मानवता, जिससे सब कुछ ले लेना हो, हंत बची क्या शंका, ये काव्य पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये कर्म सर्ग से ली गई है भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित किस काव्य संग्रह की भूमिका में मुक्त छंद पर गंभीरता से विचार व्यक्त किया गया है? तो मुक्त परिमल के अंदर आपकी किया गया है, परिमल की भूमिका में। फिर देखो सुमित्रानंदन पंत की कौन सी कृति प्रबंधात्मक है? लोकायतन इनकी प्रबंधात्मक रचना है। और लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। याद रख लेना भाई, महात्मा गांधी का प्रवर्तन पंत ने किया था, ऐसे याद रख लेना। कौन प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ये मैं थोड़े थोड़े आपको हिंट से याद करवा रही हूँ ना, ऐसे याद कर लेना, क्योंकि आजकल देखो नोट के ऊपर गांधी जी की फोटो आती है और उस
नोट का अपन आगे के लिए प्रबंध करके रखते हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना, ये प्रबंध काव्य है, क्योंकि प्रबंध काव्य एक महाकाव्य ऐसे भी प्रश्न आता है, तो प्रबंध काव्य है, ये याद रख लेना। और फिर अगला प्रश्न है, कौन प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह के लेखक है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था प्रसाद पंत और मैथिली शरण के नाम से। इन मुसलमान हरिन जन्म पर कोटिन हिंदू ये रस खान के विषय में ये युक्ति किसकी है? भारतेंदु की है भाई, भारतेंदु की। यानी भारतेंदु जी ने कहा था कि ऐसे मुसलमान, एक मुसलमान के ऊपर करोड़ों हिंदू को मैं वारी जाऊं, ऐसे बोलते हैं ना, वार देता हूं, तो ऐसे मतलब इनकी रचनाओं से इतने प्रभावित हुए थे ये। जयशंकर प्रसाद की किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण है? तो जयशंकर प्रसाद की जन्मेजय का नागयज्ञ है ना, इसमें उपनिषद काल का चित्रण किया गया है। फिर देखो, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी बात इसमें सही नहीं है? तो देखो, एक है इस युग, यह युग प्राचीन ब्रज भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य के मिलन बिंदु रहा है, सही बात है। इसमें प्राचीन परंपरा, रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं, सही है। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं, सही है। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्रधानता रही है, नहीं भी खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली की प्रधानता नहीं रही है। फिर देखो, प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा की लक्षित नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति है जो द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती? प्रबंध, मुक्तक, परगीत, प्रभूति, सभी काव्य रूपों का प्रचलन ऐसी है। हास्य व्यंग्य कविता की प्रचुरता, नहीं भी हास्य व्यंग्य था ही नहीं इस समय। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग, हाँ, खड़ी बोली का अधिक से अधिक प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल भी दिया जा रहा था। मैथिली शरण गुप्त के कर्तृत्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित हुई, सही बात है भाई। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है, सही है। भारत भारती के आद्य पंत भारत का गौरवगान वर्णित है, ये बात गलत है। सुमेलित कीजिए, पंत वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजाओगा गान, सही बात है। प्रसाद की प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं करते। अपन भी देखो प्रसाद के रूप में ताजा फूल ही चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना। बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और निराला का धन्य में पिता निरर्थकता कुछ भी तेरे हित न कर सका, ये सरोज समृद्धि से ली गई पंक्तियां, सारी बातें सही है। अगला देखो, निराला की काव्य कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रह गीत अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मकता की प्रौढ़ता की घोतक है, सही है। सरोज समृद्धि हिंदी का श्रेष्ठ शोकगीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त किया गया है, सही बात है। और तुलसी में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, नहीं भी तुलसीदास में चिंतन अधिक है कथा विस्तार की अपेक्षा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उन्हें छायावाद नाम से अभिव्यक्त किया गया। छायावाद की यह परिभाषा भी प्रसाद ने दी थी। कौन सा कथन सही नहीं है? जयशंकर प्रसाद संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित किया गया। उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्मा, धरातल को मिलाना, सही है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर सोपन तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित किया गया है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन नहीं हुआ है, यही बात गलत है। फिर देखो, सुमेलित करना है। वैदेही वनवास हरियोध जी का ही है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का ही है। द्वापर किसका है? मैथिली शरण गुप्त का ही है। राष्ट्र की वीणा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राष्ट्र की जो वीणा थी ना वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, ऐसी है। महादेवी वर्मा के यामा में कौन कौन सी रचनाएं संकलित, कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो आपको बताइए, रश्मि इसमें संकलित नहीं है, निहार भी है, दीपशिखा भी है, संदेह गीत भी है, ये तीनों तो है लेकिन ये नहीं है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झूले फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तरणी तनुजा तट तरवर बहुछाई ये भारतेंदु जी के। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मेल कौन सा नहीं खाता? वे साहित्य के अनुरागी और कोमल हृदय के व्यक्ति थे, सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की थी, सही है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, सही है।
उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नए का पूर्णतः अंगीकार किया, यही बात गलत है। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिख कर सही है, समाचार पत्र निकाल कर सही है, भारतेंदु मंडल का गठन करके, ये सारे साधनों के माध्यम से ही उन्होंने भारतेंदु के हिंदी के अंदर योगदान दिया था। फिर देखो भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना सही है, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना सही है, और सत्य न्याय उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना सही है, परिनिष्ठित भाषा का विकास और विस्तार करना ये गलत है। फिर देखो छायावाद के संबंध में सही नहीं है, रहस्यवाद इनका प्रमुख अंग है। अरे रहस्यवाद प्रमुख अंग थोड़ी है, यही गलत हो जाएगा। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई ऐसी है, दवनात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक ऐसी है। इसमें रीतिकाल और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से अभिव्यक्त किया गया, ये बात भी सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जन अभिरुचि जागृत और परिनिष्ठित करने के लिए सही नहीं है। तो विविध काव्य गद्य रूपों में अपनाने का आग्रह करना सही है, विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना भी सही है, परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना भी सही है, गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना, यही बात गलत है। प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, लेकिन भारतेंदु काल नहीं है, पुनर्जागरण काल भी है। फिर देखो राजस्थान के कवि नहीं है, कौन से कवि राजस्थान से संबंधित नहीं है। मेघराज मुकुल है, नंद चतुर्वेदी है और ऋतुराज है, लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन नहीं है, क्योंकि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में जगरपुर उन्नाव यूपी में हुआ था, और शिव मंगल सिंह सुमन का प्रसिद्ध काव्य मिट्टी की बारात 1972 में आया था। ये इनको 1974 में ही इसी काव्य के लिए साहित्य अकादमी भी मिला था, मिट्टी की बारात के लिए। फिर अगला प्रश्न देखो, वह काव्य जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भाव बोध को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ी, वह कालजयी। तो फिर इसमें वह कहलाई प्रगतिवाद कहलाई, प्रगतिवादी काव्य कहलाया गया। कथन एक है, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, सही बात है, और क्योंकि उनका लक्ष्य भौतिक यथार्थ के स्थान पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था, दोनों ही बातें सही है। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं, सही है। प्रयोगवादी कविता के माध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मार्मिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है, सही है। प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशनार्थ जागृत की गई, सही बात है। प्रयोगवाद में बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों को विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मकता का निर्माण किया, यही बातें गलत है। अगला देखो, हरिओद की कौन सी काव्य कृति नहीं है। रस कलश है, चोखे चौबते है, प्रिय प्रवास है, ठेठ हिंदी का ठाठ नहीं है, ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी नहीं है। फिर देखो प्रेम घन की है वो, ठेठ हिंदी का ठाठ। रचना और रचनाकाल सुमेलित नहीं है। मृदुलाग्र का एक और अजनबी है, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य है, सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग है, रमेश बख्शी का देवयानी का कहना है, सभी सत्य हैं। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देखो, बद्दी रचनाकार है बद्दी उजमा, एक चूहे की मौत है, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा है, उषा प्रियवदा की वापसी है, और राजकमल चौधरी मछली मरी हुई, रामविलास शर्मा भाषा और समाज, नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, धूमिल सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर देखो रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। प्रभा खेतान का अहल्या है, कात्यायनी, कामायनी नहीं है, कात्यायनी, कात्यायनी रचना किनकी है। कात्यायनी लेखक के द्वारा रचित है, रचनाकार के द्वारा इस स्त्री से ड्रो, इस स्त्री से ड्रो नहीं है, काट देगी, ऐसे याद रख लेना। अनामिका, खुरदरी हथेलियां, अजंता देव, राख का किला, सभी सही है भाई। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की रचनाओं का सही क्रम है। अज्ञेय की रचनाएं, इतेलम है, री घास पर क्षण भर है, बावरा अहेरी है, आंगन के पार द्वार है। अज्ञेय के ने जयदोल कहानी संग्रह में सेब और देव नामक कहानी लिखी थी। जयदोल में कौन सी लिखी थी, सेब और देव।
अगला देखो, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित नहीं है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश है, मधुमालती नहीं है। मधुमालती उस्मान की रचना है, सूफी कवि। धर्मवीर भारती के गीत संकलन का नाम है, धर्मवीर भारती के गीत संकलन का नाम क्या है? ठंडा लोहा। धर्मवीर भारती का गीत है ठंडा लोहा। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? अज्ञे का सांप है, भवानी प्रसाद मित्र का गीत फरोश है, निराला का कुकुरमुत्ता है, नरेश मेहता की कनुप्रिया नहीं है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का काव्य है। दो रचनाओं द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? एक इंच मुस्कान मनु भंडारी और उनके पति राजेंद्र यादव ने लिखा था। किस कवि के सभी उपन्यासकार किसी महिला द्वारा लिखे गए हैं? तो आपका जो 55 खंबे, लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका, ये लिखे गए हैं। फिर देखो, सुमेलित नहीं है। प्रगतिवाद मानवतावाद से है, प्रगतिवाद अध्यात्मक से है, प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष से, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रगतिवाद में मानवतावाद भी था, प्रगतिवाद में वर्ग संघर्ष भी था, प्रगतिवाद में समाज का यथार्थ भी था, लेकिन अध्यात्म नहीं था। ये गलत हो जाएगा। प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ रचनाकार नहीं है। प्रगतिवाद रामविलास शर्मा प्रगतिवादी कवि है, रांगे राघव प्रगतिवादी कवि है, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि है, लेकिन अज्ञे नहीं है। अज्ञे तो तार सप्तक में आते हैं। इन कविताओं को हर्षोन्मुखी माध्यम, वर्गीय समाज का जीवन चित्र, इसमें मध्यम वर्गीय व्यक्ति को जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया है। यह पंक्तियां किस कवि के संदर्भ में सटीक हैं? प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में। क्षणवादी और लघु मानवतावादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। ये पंक्ति किस कविता के लिए सटीक है? तो नई कविता के लिए सटीक है। कौन सी कविता के लिए सटीक है? नई कविता के लिए। क्षणवादी रही सही सुमेलित कीजिए। वृंदावन लाल वर्मा का गढ़ कुंठार है, निराला को अप्सरा है, चतुरसेन शास्त्री को हृदय की परख है और भगवती चरण वर्मा को चित्रलेखा है। ये सारे के सारे सही है। अगला देखो, सुमेलित नहीं है। हरि प्रसाद द्विवेदी का कबीर है, रामविलास शर्मा का प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं, देवराज उपाध्याय का आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान है, लक्ष्मीकांत वर्मा कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह का है, इनका तो है नई कविता के प्रतिमान है, इनका तो 68 में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में सही नहीं है। शुक्ल जी ने व्यक्ति धर्म के स्थान पर लोक धर्म को श्रेष्ठ कर बताया, सही है। शुक्ल जी ने के अनुसार लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, सही है। शुक्ल जी ने सूफी कवि जायसी को भक्तों की कोटि में परिगणित किया है, सही है। शुक्ल जी छायावाद को आध्यात्मिक रहस्यवादी रूप के समर्थक थे, ये बात गलत है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही है? 1936 में प्रेमचंद ने लखनऊ अधिवेशन। कविता के नए प्रतिमान ये 1957 में लिखी गई थी भी। कब? 1957 के अंदर, ठीक है। ये किस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नामवर सिंह। देखो, इसके तो नामवर सिंह है। और अभी आपको मैंने ऊपर करवाया था लक्ष्मीकांत वर्मा का, इनका है लक्ष्मीकांत वर्मा का, कौन सा है? लक्ष्मीकांत वर्मा का है नए कविता के प्रतिमान, ये 1968 में लिखी गई रचना थी। गली आगे मुड़ती है, कौन सा? शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है, जहाँ शिव जी का प्रसाद मिलता है ना, वो गली आगे मुड़ती है, ऐसे याद रख लेना। कन्नीमन कवियों में से किस कवि ने हम विस्पाई जन्म के नामक काव्य संग्रह की रचना की है? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने हम विस्पाई, हमने विष पिया, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रपरक कविताओं में क्रांति का अत्यधिक तीखा स्वर प्राप्त होता है, अत्यधिक तीखा स्वर प्राप्त होता है इनमें। फिर देखो, गजानंद माधव मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन कहाँ से किया था? भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध ने इस काव्य संग्रह के 1964 में किया, जिसका प्रकाशन मरणोपरांत हुआ था। भाई, नई कविता की प्रवृत्तियों की सबसे पहली विशिष्टता कौन सी है? नए भावबोध की अभिव्यक्ति है। निम्न में से किस कार्य के लिए फ्रेडरिक पिटांक का भारत का सच्चा हितैषी होना सिद्ध होता है? तो किससे होता है? वे हिंदी को भारतवर्ष की सर्वप्रथम भाषा मानते थे। किससे होता है? वे भारतवर्ष को सर्वप्रथम भाषा मानते थे। इस बात से सिद्ध होता है। नई कविता नाम के स्थान पर उसे समकालीन कविता नाम देने को औचित्यपूर्ण बताने वालों में सबसे प्रमुख समीक्षक कौन है? तो डॉक्टर विश्वम्बरनाथ शर्मा उपाध्याय हैं। विश्वम्बरनाथ उपाध्याय।
धर्मवीर भारती की निम्न कृतियों में से कौन सी रचना 1954 में प्रकाशित हुई थी? तो अंधा युग, 1954-55 मानते हैं अंधा युग का समय। इनमें से कौन से तीन निगाहों की एक तस्वीर नामक कहानी संग्रह की लेखिका है? तो तीन निगाहों, मनु भंडारी। तीन निगाहों की एक तस्वीर किसकी है? ये मनु भंडारी की है। मनु भंडारी की कहानियां प्रमुखतः प्रेम के त्रिकोण पर ही आधारित हैं। अपने भी लगी हुई है ना एक यही सच है, यही सच है, इसमें भी संजय, निशित और दीपा। कौन सा कथन सही नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिवादी कवि है, सही है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, यही बात गलत है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। आगे की काव्य रचना के संदर्भ में सही नहीं है। उन्होंने छायावादी कविताओं में अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है और प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। नहीं भी नियंत्रण नहीं था आगे जी की। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये आधुनिक संवेदना के कवि है। धर्मवीर भारती आधुनिक संवेदना के कवि हैं। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, सही है। इनकी कनुप्रिया अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं है, नहीं भी, ये गलत है। निम्न में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थ दृष्टि जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण भी है, लेकिन व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में है। व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में, ये गलत हो जाएगा। अब देखो मैं आपको सप्तकों वाली बात एक साथ ही करवा रही हूँ। निम्न में से तीसरा सप्तक के कवि है, तो तीसरा सप्तक के कवि कौन है आपके? तीसरा सप्तक के हैं मदन वात्सायन है और स्वदेश भारती नहीं है, कुंवर नारायण है, शकुंतल माथुर नहीं है, कीर्ति चौधरी हैं। तो देखो तीसरा सप्तक कब आया था आपके? 1959 में आया था। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 में। और इनका एक सूत्र है, ये याद रख लेना, कुंवर केदार के सर्वे विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। तो देखो कुंवर से तो कुंवर नारायण हो जाएगा, केदार से केदारनाथ सिंह हो जाएगा, और सर्व से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएगा, विजय से विजय देव नारायण शाही हो जाएगा, कीर्ति से कीर्ति चौधरी हो जाएगा, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी हो जाएगा, मदन से मदन वात्सायन हो जाएगा। तो ये आपके तीसरे सप्तक के सारे कवि आ गए। निम्न में से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में नहीं है? तो राजकुमार कुंभज की हैं, स्वदेश भारती की हैं, शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, नंद किशोर आचार्य की है। तो चौथा सप्तक देखो आपके 1979 में आया था। और इनका भी एक है, अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेजा। तो देखो अवध से अवधेश कुमार हो जाएगा, राजकुमार से राजकुमार कुंभज हो जाएगा, श्री राम से श्री राम वर्मा हो जाएगा, राजेंद्र से राजेंद्र नंद किशोर हो जाएगा, नंद किशोर से नंद किशोर आचार्य हो जाएगा। एकमात्र राजस्थानी कवि हैं भाई ये, नंद किशोर आचार्य एकमात्र राजस्थानी कवि हैं, याद रख लेना, ये प्रश्न आया हुआ है। सुमन से सुमन राज्य हो जाएगा, स्वदेश से स्वदेश भारती हो जाएगा। ये आपके चौथा सप्तक के कवि हो गए। फिर देखो इसमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही है? तार सप्तक मतलब प्रथम तार सप्तक है। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, सही बात है। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था और ये बात भी सही है। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में, यही बात गलत है। तो देखो आपका दूसरा सप्तक कब आया था? 1951 में आया था। तो दूसरा सप्तक के सारे कवि हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। तो हरि से हरि नारायण व्यास हो जाएगा, धर्मवीर से धर्मवीर भारती हो जाएगा, रघुवीर से रघुवीर सहाय हो जाएगा, शकुंतला से शकुंतला माथुर हो जाएगा, नरेश से नरेश मेहता हो जाएगा, सिंह से शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, भवन से भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। फिर देखो किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? तो रघुवीर सहाय का तार सप्तक से मतलब प्रथम तार सप्तक, क्योंकि आगे है मुक्तिबोध है, रामविलास शर्मा है। तार सप्तक या प्रथम तार सप्तक 1943 में। इनका सूत्र क्या है? आगे ने नेमिराम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। ये सारे कवि इसमें आ जाएंगे। तो मैंने चारों के चारों तार सप्तक आपको एक साथ इसी कड़ी में करवा दिए हैं। फिर देखो आगे दुष्यंत कुमार के काव्य नाटक एक कंठ विस्पाई के किस अंक में युद्ध की समस्या को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है? तो चौथा अंक में।
कौन सी है? चौथा अंक में। एक कंठ 20/1963 में रचित गीति नाट्य श्रेणी की रचना है, याद रख लेना भी कैसी रचना है ये, गीति नाट्य श्रेणी की। सुमेलित कीजिए। काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह का सही है। ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध का सही है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का सही है। बादल को गिरते देखा है नागार्जुन का सही है भैया, तो सभी सही है। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? एक पतंग अनंत में है, कहीं कहीं नहीं वहीं, ये भी है। शहर अब भी संभावना है, ये भी है। समय देवता नहीं है, क्योंकि समय देवता नरेश मेहता की है। प्रयोगवाद के संबंध में कथन असंगत है। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति की एक ही सत्य में दो रूप मानता है, सही बात है। ये मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, सही बात है। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करती है, सही बात है ये भी। और चौथा है, ये मानता, इनका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है, ये गलत है भाई। कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता या पुरोधा से सही नहीं है। कौन सा सही है? समांतर कहानी कमलेश्वर की है, सक्रिय राकेश वत्स की है, सचेतन महीप सिंह की है, कहानी गंगा प्रसाद विमल की है, सभी सत्य, तो ये सभी सत्य है। फिर देखो कृति और कृतिकार में सुमेलित कीजिए। नई कविता के प्रतिमान, ये आ गया नई कविता के प्रतिमान, और ये लिखी कब गई थी आपके? 1968 में लिखी गई है भाई, समय पूछ ले तो 1968 ईस्वी, याद रख लेना। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की, ये 1957 के अंदर लिखी गई है आपके, याद रख लेना दोनों, ये देखो एक साथ ही आ गई। नया साहित्य नए प्रसन्न नंद दुलारे वाजपेयी का, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का, ये सारे सही हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? तो ये चित्रा मुदगल की है। पोस्ट बॉक्स का चित्र बना लो, ऐसे याद रख लेना। नई कविता के संबंध में सही नहीं है। तो नई कविता विवेक और विवेचन संबंध आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, सही बात है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है, सही है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है, सही है। यह आधुनिकता और समय सामयिकता के संदर्भ में विराटा मानव महत्व को स्थापित करती है, यही गलत है। कहानी और कहानीकार सही है। उसका यौवन ममता कालिया की है। पत्थर गली नासिरा शर्मा की है, पत्थर गली नासिरा शर्मा की है। और कहानी की तलाश में अलका श्रावगी की है, सभी सत्य है। सुमेलित कीजिए। अशोक वाजपेयी की एक पतंग अनंत में, सही है। ऋतुराज का अंगिरस और केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं, और सभी सत्य, सभी सत्य है। नरेश मेहता की है मन पाकी सुनो है, सही है। शमशेर बहादुर सिंह की बात बोलेगी, सही है। केदारनाथ सिंह की अभी बिल्कुल अभी, सही है। और नंद किशोर आचार्य की जल है जहाँ, ये भी सही है, तो सभी सत्य है। तो ये मैं आपको 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा आधुनिक काल करवा दिया है। आधुनिक काल के अंदर आपके प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिक काल में छायावाद, आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सारे के सारे पांचों के पांचों एक साथ ही करवा दिए। तो ये आपको इनको बार बार रिवीजन करके इतनी रचनाएं, इतने लेखक और इनकी विशेषताएं अगर आप याद कर लोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा साहित्य, पूरा का पूरा आपका जो है ना कवर हो जाएगा। देखो आदिकाल का पहले वीडियो डाल दिया गया है, और भक्तिकाल रीतिकाल का एक साथ में डाल दिया गया है, और अब आपके आधुनिक काल का डाल दिया गया है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और आपकी जो तार सप्तकों में से कवि पूछता है कि प्रथम सप्तक में कौन है, द्वितीय सप्तक में कौन है, तृतीय सप्तक में कौन है, और चतुर्थ सप्तक में कौन है, तो ये सारे के सारे आपको याद रख लेना है। और इनके अंदर आपको जैसे 1943 के अंदर है, तो 43 के बाद में 51, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 के बाद में 59, तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, तो ऐसे जोड़ोगे तो सेम अंतर के बाद ये आपके आगे के सप्तक आ रहे हैं।